नमस्कार। अजय चतुर्वेदी। इन दिनों जिस स्तर से समूचा उत्तर भारत भयानक ठंड से कांप रहा है, जम्मू जहां माइनस में टेम्परेचर चला गया है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, पूर्वी उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, समूचा उत्तर भारत भयंकर शीतलहरी की चपेट में है। ठीक उसके उलट देश की राजनीति उतनी ही गर्म हो चली है। लोकसभा चुनाव भले ही 2-2.5 महीने की अभी देरी है, लेकिन राजनीति अपने मुकाम पर पहुंचने के लिए चरम पर है। अभी 2 दिन पहले ही अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर का उद्घाटन हुआ। हालांकि भले ही शंकराचार्य और मानंद साधु संतों ने अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को गलत ठहराया हो, अनिष्ट की चेतावनी दी हो, लेकिन उन सबको दरकिनार करके राम मंदिर में रामलला की प्रतिमा, नवीन प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा हुई। इस प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही बीजेपी पूरे भारत में इसे चुनावी मुद्दा बनाने के लिए तत्पर है। प्राण प्रतिष्ठा के लिए कहा यह गया था कि जो ट्रस्ट है उनके एक पदाधिकारी मुख्य यजमान होंगे। उन्होंने कुछ प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व किए जाने वाले कर्मकांड को, विधि विधान को निभाया भी था, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन यानी कि 22 जनवरी को मुख्य यजमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही रहे। प्राण प्रतिष्ठा के बाद प्रधानमंत्री ने एक ओजस्वी भाषण दिया, बताया हमारे राम आ गए हैं। उन्होंने कालचक्र की बात भी की और इसके साथ ही सब कुछ बदलेगा, ऐसा कुछ भी उनके भाषणों में निहित था। इसके ठीक विपरीत उसी दिन असोम में विपक्ष के नेता पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की यात्रा रोक दी गई। वह एक मंदिर में जाना चाहते थे 8:30 बजे के करीब। उनके साथ चंद कार्यकर्ता थे, लेकिन असम के मुख्यमंत्री के निर्देश पर उन्हें मंदिर जाने की इजाजत नहीं दी गई। परिणाम स्वरूप राहुल गांधी वहीं धरना स्थल पर बैठ गए अपने समर्थकों के साथ और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का प्रिय भजन रघुपति राघव राजा राम, इसका गान होने लगा। हालांकि आपको बतावें कि इससे पहले ही राहुल गांधी की यात्रा जैसे ही आसाम में पहुंची, पहले कुछ जैसा कि बताया गया कांग्रेस की ओर से कि कुछ विपक्ष के नेता, भारतीय भाजयुमो के नेता, उनका झुंड पहुंचा और उनके कांग्रेस के पोस्टर फाड़ दिए गए, पथराव हुआ गाड़ियों पर। कांग्रेस नेता को आगे बढ़ने से
रोकने की कोशिश की गई, न्याय यात्रा को रोकने की कोशिश की गई। मैंने मणिपुर से शुरू हुई कांग्रेस की ये न्याय यात्रा जैसे ही आसाम में पहुंची, उसे फ्रंटलाइन मीडिया का कवरेज भी मिलने लगा। अखबारों में राहुल गांधी की न्याय यात्रा, राहुल गांधी छपने लगे, और ये इसका सारा श्रेय निसंदेह असम के मुख्यमंत्री, असम को जाता है, जो एक पूर्व कांग्रेसी हैं। सवाल ये भी उठने लग रहा है कि कहीं उनका पुराना कांग्रेसी प्रेम तो जागृत नहीं हो गया है, जो कि राहुल गांधी की इस न्याय यात्रा को, जिसे मीडिया तवज्जो नहीं दे रही थी, उसे भी इन घटनाक्रमों को कवर करना पड़ रहा है। उसी 22 जनवरी को पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक सद्भावना यात्रा निकाली, सर्वधर्म समभाव के निमित्त। इसमें सभी धर्मों के धर्माचार्य शामिल थे। इससे पहले उन्होंने काली मंदिर में पूजा अर्चना भी की। ये सब कुछ चल रहा है। न्याय यात्रा की बात करें तो 22 जनवरी को जो एक मंदिर में जाने से राहुल गांधी को रोका गया, उसके अगले दिन पुनः वो गुवाहाटी जाने की बात कर रहे थे, तो गुवाहाटी जाने से रोका गया। वो यूनिवर्सिटी में लड़कों से मिलने के लिए जा रहे थे, तो वहां उनको रोका गया। परिणाम ये हुआ कि जैसे ही लड़कों को सूचना मिली, वो हजारों की तादाद में छात्र सड़क पर आ गए और राहुल गांधी से मुलाकात की, उनका संबोधन सुना, जहां राहुल गांधी ने उन युवाओं के आगे चंद बातें कही। उन्होंने बताया कि सरकार आपको सोचने नहीं देना चाहती, आपको सपने नहीं देखने देना चाहती। हम आपको बताने आए हैं कि आपका सोचना जरूरी है, आपके सपने देखना जरूरी है। इन सब के बीच बिहार में जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर्पूरी ठाकुर को लेकर के, उनके शताब्दी जन्मोत्सव को लेकर के एक बड़ा आयोजन करने जा रहे थे, उन्होंने ऐलान किया था, लेकिन उससे ठीक पहले कर्पूरी ठाकुर को इस बार का भारत रत्न देने की घोषणा हुई। वो कर्पूरी ठाकुर जिन्हें जननायक कहा गया है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, महात्मा गांधी के अनुयायी कर्पूरी ठाकुर, जिन्होंने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, वो उन कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न दिया जाएगा। इसका हम स्वागत करते हैं, हम सभी स्वागत करते हैं। केंद्र के इस स्तुत्य कार्य का हम सभी स्वागत करते हैं। हालांकि कर्पूरी ठाकुर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक प्रिंट मीडिया पर बहुत बड़ा आधे पन्ने का अपना आलेख भी छपवाया है। मैं प्रधानमंत्री के इस निर्णय का स्वागत करता हूं, उन्हें साधुवाद देता हूं। वो कर्पूरी ठाकुर जिनका जन्म 24 जनवरी 1924 में हुआ था, कितौनाझिया गांव में, जिसे अब कर्पूरी ग्राम कहा जाता है, यह समस्तीपुर में पड़ता है। कर्पूरी ठाकुर 1942 समाजवादी छात्र राजनीति में सक्रिय रहे।
भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हुए, आजादी की लड़ाई यानी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान 26 महीने वो जेल में रहे। वो एक शिक्षक भी थे। पहली बार बिहार विधानसभा का सदस्य बने 1952 में। उन्नीस में वो बिहार के उप मुख्यमंत्री बने। अपने कार्यकाल के दौरान सबसे पहले कर्पूरी ठाकुर ने बिहार में शराबबंदी लागू की। हिंदी आंदोलन से जुड़े हुए थे, लिहाजा मैट्रिक तक की शिक्षा में जो अंग्रेजी पढ़ाए जाने की अनिवार्यता थी उसे समाप्त किया। एक महान नेता जिन्होंने बिहार के लिए तो सब कुछ, बहुत कुछ किया। इतना ही नहीं था, उन्होंने देश की राजनीति में बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया। वो पिछड़ों, अति पिछड़ों, दलितों और आदिवासियों के सर्वमान्य नेता भी रहे। सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े होने के नाते डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की जो मंडली थी उसके प्रमुख सदस्य थे। वाराणसी के समाजवादी राजनारायण जी के करीबी रहे। वाराणसी से भी उनका गहरा लगाव था। वो यहां कई बार आए। अंतिम बार राजनारायण जी की मृत्यु के पश्चात उनकी अंत्येष्टि में शामिल होने के लिए वो पहुंचे थे 1987 में, जनवरी के महीने में। नीतीश कुमार और उनकी पार्टी एक लंबे अरसे से ये मांग कर रहे थे कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया जाना चाहिए, और इस चुनावी वर्ष में केंद्र सरकार ने उन्हें भारत रत्न देने की घोषणा करके एक और कार्ड खेल दिया है। दरअसल इसके पीछे भी एक बड़ी राजनीति है। विपक्ष यानी कि एनडीए और खास तौर पर राहुल गांधी लगातार पिछले जो 4-5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए थे, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, इन सभी चुनावों के दौरान राहुल गांधी बड़े जोर शोर से जाति जनगणना की बात कर रहे थे, आदिवासियों की बात कर रहे थे, दलितों की बात कर रहे थे, अति पिछड़ों की बात कर रहे थे। इधर नीतीश कुमार भी लगातार ये मांग उठा रहे थे। यूपी की बात करें तो कर्पूरी ठाकुर भले ही उत्तर प्रदेश से के नहीं थे, लेकिन उत्तर प्रदेश से उनका गहरा लगाव था। लिहाजा समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी जो कर्पूरी ठाकुर चाहते थे, जो करते थे, उसी दिशा में आगे बढ़ने का काम शुरू किया। चौतरफा करने के बाद केंद्र सरकार को यह लगा कि केवल प्रभु श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने से काम नहीं बनेगा। पिछड़ों को, दलितों को, अति पिछड़ों को, आदिवासियों को एक ध्रुवीकरण करना पड़ेगा, उन्हें अपने पक्ष पाले में लाना पड़ेगा। लिहाजा राजनीतिक विशेषज्ञों का
ये मानना है कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देना उसी कड़ी का एक अहम हिस्सा है। इसके पीछे एक सबसे बड़ा कारण ये भी है, जो राहुल गांधी लगातार इसकी चर्चा कर रहे हैं। राहुल गांधी ही बताते हैं कि ये ऐसा क्यों किया जा रहा है, ऐसी मांग क्यों की जा रही है, और इसके पीछे उनका तर्क है कि देश में 50% पिछड़ी जाति और अन्य 15% दलित और 12% आदिवासी हैं। इन सब को वो राजनीति की मुख्य धारा में ले आना चाहते हैं, क्योंकि उनका ये मानना है कि शीर्ष पदों पर इन तीनों में से किसी भी जाति की बहुलता नहीं है, बल्कि बहुलता तो गलत होगा, इनकी संख्या नगण्य है। तो विपक्ष की ओर से उठती हुई इस आवाज को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बखूबी लपका और कर्पूरी ठाकुर के बहाने उन्हें भारत रत्न दे करके इस वोट बैंक को अपनी तरफ खींचने का प्रयास किया है। इसका कितना असर होगा, क्या असर होगा, कहां तक असर होगा, ये तो भविष्य के गर्भ में छुपा है, लेकिन एक प्रयास जरूर हुआ है। हालांकि नीतीश कुमार ये कह रहे हैं कि उनकी लंबे अरसे से की जा रही ये मांग पूरी हुई है। निसंदेह वो इसे अपनी जीत मान सकते हैं, कह सकते हैं, लेकिन ये एक तुरुप का इक्का केंद्र सरकार और बीजेपी ने, या यूं कहें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़े सलीके से उछाल दिया है। अब हम बात करें अगर राहुल गांधी की न्याय यात्रा की, कांग्रेस की न्याय यात्रा की, तो यह न्याय यात्रा बेहिचक, बिना झिझके, बिना रुके, बिना थमे आगे बढ़ने के लिए तत्पर है। राहुल गांधी दृढ़ प्रतिज्ञ हैं। कल उन्होंने, जब उनको गुवाहाटी जाने से रोका गया, तो उनके समर्थकों ने बैरिकेडिंग को तोड़ दिया, उखाड़ दिया, और इस बात को टंके की चोट पर राहुल गांधी ने कहा कि हमारे लोगों ने ये बैरिकेडिंग हटा दी है। साथ ही उन्होंने ये भी जोड़ा कि हमने बैरिकेडिंग हटाई है, हम कानून नहीं तोड़ेंगे, हम कानून की रक्षा करेंगे। वो जज्बा जो पिछले साल उन्होंने दिखाया था, कन्याकुमारी से कश्मीर तक की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, हालांकि उस दौरान किसी ने उनकी इस यात्रा को रोकने की कोशिश नहीं की, कोई दबाव नहीं था, लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। सिलसिला कुछ उसी तरह से भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान भी कायम हुई, लेकिन असम पहुंचते पहुंचते पुराने कांग्रेसी हेमंता विश्व शर्मा, जो कि पूर्व में कांग्रेस के सदस्य रहे हैं, कांग्रेस के नेता रहे हैं, कहा यह जाता है कि वो एक बार दिल्ली में राहुल गांधी से मिलने के लिए गए, लेकिन उनकी मुलाकात नहीं हो सकी राहुल गांधी से, या यूं कहे कि राहुल गांधी उनसे मिले नहीं। बताया गया कि राहुल गांधी कुछ कार्यों में व्यस्त हैं, लेकिन
यह भी कहा गया था तब कि जब हेमंता दिल्ली पहुंचे थे और राहुल गांधी के घर पहुंचे थे, तब राहुल गांधी अपने डॉगी को टहला रहे थे। शायद हेमंता को वो काफी नागवार गुजरा। उन्होंने कांग्रेस छोड़ी, बीजेपी में शामिल हुए, गुजरात लॉबी के निकट पहुंचे और असम के मुख्यमंत्री बन गए। और आज जिस तरह से जो यात्रा बड़े शांति के साथ निकल रही थी, उस पर लगातार रोक टोक कराकर कल तो उनके ऊपर एफआईआर भी दर्ज हो गई है। मुख्यमंत्री ने यहां तक कहा है कि चुनाव के बाद उनको हम गिरफ्तार कर लेंगे। लेकिन राहुल गांधी इन सब चीजों से डरने वाले नहीं हैं। शायद आज ये कहा जाए कि भारतवर्ष में एक निर्भीक चेहरा, एक निर्भीक नेतृत्व देने वाला अगर कोई है तो वो राहुल गांधी है। वो किसी से डरते नहीं हैं, कोई संकोच नहीं करते हैं, जिसका नतीजा उन्हें कई बार भुगतना पड़ा है। संसद की सदस्यता तक से उन्हें हटा दिया गया, पदच्युत कर दिया गया। वो उन पूंजीपतियों का बेधड़क नाम लेने से गुरेज नहीं करते। वो बार बार सीधे सीधे अब प्रधानमंत्री पर हमला बोलते हैं। उनके खिलाफ आसाम में जिस तरह का वातावरण मुख्यमंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया गया या किया जा रहा है, जैसे लगता है कि वो कोई राजनीतिक द्वंद्व नहीं है, बल्कि व्यक्तिगत लड़ाई है, व्यक्तिगत अहम की लड़ाई है। जैसे वो राहुल गांधी से खार खाए बैठे हुए थे। लेकिन जैसे जैसे वो राहुल गांधी को छेड़ते चले जा रहे हैं, राहुल गांधी की न्याय यात्रा जन जन तक पहुंचने लगी है। 1500 किलोमीटर दूर की खबर बड़े आराम से मीडिया की सुर्खियां बनने लगी हैं। दूसरे तीसरे पेज की लीड बनने लगे हैं राहुल गांधी। और ये सब असम के मुख्यमंत्री की देन है। हालांकि राहुल गांधी ने उन्हें इसके लिए साधुवाद भी दिया है कि आपके चलते हमारी यात्रा को मिलने वाला समर्थन और बढ़ा है। अब राजनीति चाहे जिस करवट ले, लेकिन आने वाले दिनों में ये जो न्याय यात्रा है, वो लगता तो है कि काफी हद तक बीजेपी के एजेंडे में, मुख्य एजेंडा जो उनका है, राम मंदिर, उसको काफी हद तक किनारे करने की कोशिश में राहुल गांधी लगे हुए हैं। पूरा इंडिया गठबंधन लगा हुआ है। ये यात्रा जब असम से बंगाल, बिहार होते हुए जब उत्तर प्रदेश में पहुंचेगी, खास तौर पर उत्तर प्रदेश में ये यात्रा का पहला पड़ाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी होगा। और जिस अंदाज में राहुल गांधी निकले हैं, जिस तेवर में निकले हैं, वो तेवर में कमी तो नहीं आने वाली है। अगर ये अंत तक कायम रहा तो निसंदेह
जैसा कि राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर आसाम जैसी परिस्थितियां उत्तर प्रदेश में बनती हैं तो गेम काफी टफ हो जाएगा। बीजेपी के लिए आसान नहीं रह जाएगा। तो क्या होगा, क्या नहीं होगा, लेकिन इस बार निश्चित तौर पर 2024 का जो चुनाव है वो 2014 और 2019 तो नहीं होगा, उससे कहीं बेहतर होगा और लड़ाई इस बार कांटे की होगी और समूचा विपक्ष जिस तरह से अभी तक एक होकर के चल रहा है, सीटों का बंटवारा जिस तरह से किया जा रहा है, उसमें कहीं कोई शक नहीं कि ये पूरा गठबंधन बीजेपी के खिलाफ 1-to-1 मार्किंग करते हुए इस बार प्रत्याशी खड़ा करेगी। आपको यहां अगर ये होता है तो पिछले चुनावों के जो आंकड़े बताते हैं कि बीजेपी और उसके समर्थकों के पास केवल 37% का वोट बैंक है, जबकि इसके उलट साझा विपक्ष यानी कि इंडिया का वोट शेयर 62% के करीब आता है। 37% से इस यूपी के अयोध्या में निर्मित राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अगर ये शेयर 5%, 10%, 15% भी पहुंचता है तो भी इंडिया का वोट शेयर उनसे ज्यादा है। इस चीज को विपक्ष अच्छी तरह से समझ भी रहा है, इसीलिए वो पूरी जान झोंके हुए हैं। हालांकि गुजरात लॉबी की तरफ से ये पूरी कोशिश हो रही है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को किसी न किसी तरह से तोड़ा जाए और उन्हें एनडीए में जोड़ा जाए। यही कोशिश झारखंड में भी हो रही है। यही कोशिश काफी कुछ इंडिया से अलग करने की कोशिश अपना आम आदमी पार्टी को, केजरीवाल जी को, अरविंद केजरीवाल जी को उस इंडिया घटक से बाहर करने की कोशिश भी हो रही है। दबाव उत्तर प्रदेश में भी है। इसी का नतीजा रहा कि अपने जन्मदिन के दिन मायावती ने कह दिया कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी, न वो एनडीए के पास जाएंगी न वो इंडिया के पास आएंगी। लेकिन उससे पहले उन्होंने ये भी कहा है कि कब इस सियासत में कब किसको जरूरत पड़ जाए इसका मतलब भी निकाला जा रहा है। कहते हैं ना कि तेल और तेल की धार, तो मायावती भी विपक्ष के, साझा विपक्ष के तेल और तेल की धार को देख रही हैं, उसे नाप रही हैं, उसे तौल रही हैं। और अगर कहीं उनके दिलो दिमाग में ये बैठ गया कि गठबंधन, इंडिया गठबंधन अब की भारी पड़ सकता है, तो वो कभी न कभी नोटिफिकेशन, चुनाव नोटिफिकेशन जारी होने के बाद
अगर वो इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाती हैं तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। और अगर ऐसा होता है तो वो उनका जो 13% है वोट बैंक, वो गठबंधन को और मजबूत करेगा। कल की राजनीति में क्या होगा, सियासत में क्या होगा, इन सब चीजों के साथ हम आपसे पुनः जुड़ेंगे, जुड़ते रहेंगे, लगातार आपको खबरों का अपडेट देते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं फिलहाल आज, इस आग्रह के साथ, इस विनती के साथ कि आप वीडियो को पूरा देखेंगे, लाइक करेंगे, अपने विचार साझा करेंगे हमारे साथ, ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे वीडियो को। और जिन लोगों ने इस चैनल को अजय चतुर्वेदी के नाम से जो ये चैनल है उसे सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक, तो उसे सब्सक्राइब जरूर करेंगे। नमस्कार।